उस रात में एकदम शांत था, लेकिन अंदर कुछ टूट रहा था। एक 5 सितारा होटल के भीतर चमकती रोशनी, धीमा जेज, कांच के गिलासों की खनक, और उसी बीच में मेरी बहू ने अपने हाथ का लाल वाइन का पूरा गिलास मेरे चेहरे पर उड़ेल दिया। मेरी आंखों में जलन हुई, कॉलर और शर्ट भीग गई और वो चीख पड़ी, यह आदमी भिखारी है, हमारी मेज की शोभा खराब कर रहा है। चारों तरफ सन्नाटा, ऐसा सन्नाटा जैसे किसी ने पूरे हॉल की सांस रोक दी हो, किसी ने कांटे नीचे रख दिए, किसी के हाथ में ग्लास वहीं रुक गया। मुझे देख रहे थे, कुछ डर रहे थे, कुछ मजे से, कुछ दिन से। मैंने बस सिर हिलाया, एक नेपकिन उठाया, धीरे धीरे अपना चेहरा पोंछा और एक शब्द भी नहीं कहा। अब आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी बात, अगर आप यह कहानी सुन रहे हैं तो कमेंट में बताइए आप किस शहर से सुन रहे हैं। मुझे सच में अच्छा लगता है यह देखना कि मेरी आवाज़ कहाँ कहाँ तक पहुँचती। ठीक है, अब सुनिए, यह सब उस रात अचानक नहीं हुआ। उस रात बस पर्दा उठा था, असली फिल्म तो 6 महीने से चल रही थी। सुबह के ठीक 6 बजे मेरे कमरे का दरवाज़ा ऐसे पीटा जैसे मैं कोई इंसान नहीं, कोई ताला हूँ। ठक ठक नहीं, धड़ाधड़, ऐसी आवाज़ जिसमें इजाज़त नहीं होती, सिर्फ हुक्म होता है, उठिए। अभी मेरी बहू की आवाज़ भी तीखी, आदेश देने वाली और हमेशा की तरह गुस्से में नहाई हुई। मैं 67 साल का, घुटनों में दर्द, छाती में पुरानी कमजोरी, और सुबह उठते ही शरीर याद दिलाता है कि उम्र मजाक नहीं है। मैं धीरे से उठकर चप्पल ढूंढता हूँ, एक शॉल ओढ़ता हूँ और दरवाज़ा खोलता हूँ। वो सामने खड़ी थी, ब्रांडेड जिम कपड़ों में, परफेक्ट बाल, मोबाइल हाथ में, जैसे घर नहीं उसका स्टूडियो हो। आज मेड नहीं आई, नाश्ता आप बनाएंगे और जल्दी हमारे प्लान है। मैंने धीरे से कहा, मेरा डॉक्टर अपॉइंटमेंट है, हार्ट वाला, कई हफ्तों से लगा है। वो ऐसे देखते हैं जैसे मैंने कोई अपराध कबूल कर लिया हो। आपकी बीमारी बाद में, आप यहाँ मुफ्त में रहते हैं, कुछ तो काम कीजिए। मुफ्त में, अपने ही घर में मुफ्त में रह रहा था। यह घर मैंने अपने पसीने से बनाया था, मेरी पत्नी के साथ ईंट ईंट छोड़कर। मगर मैंने बहस नहीं की, क्योंकि मैंने सीख लिया था, बहस करने का मतलब है उसे और नया निशाना देना। मैं बस बोला, ठीक है, नाश्ता बना देता हूँ। नीचे रसोई में मेरा बेटा बैठा था, 5 साल का, मोबाइल में डूबा, और इसे जैसा स्किन में ही उसे हिम्मत मिलती हो कि वो वास्तविकता ना देखे। गुड मॉर्निंग पापा, उसने बिना ऊपर देखे कहा। मैंने अंडे, ब्रेड, दूध जो भी था निकाल लिया। मेरे हाथ अब ऑटो पायलट पर चलने लगे थे। 6 महीने से मैं इसी घर का सहायक बना दिया था। मेरे नाती नातिन नीचे आए। नातिन 19 साल की, कॉलेज के में लौटी हुई थी, ना 16 साल का चुपचाप रहने वाला। यह दोनों मुझे देखकर मुस्कुरा देते थे, कम से कम उनके चेहरे पर मैं बोझ नहीं था। मेरी बहू कुर्सी पर ऐसे बैठी जैसे सिंहासन हो। मेरी जगह जो कभी इस घर का सिरा हुआ करती थी, अब उसकी थी। मैंने प्लेट रखी, वो एक नज़र देखती है और नाक सिकोड़ देती है, यह अंडे ज़्यादा पक गए हैं। मैंने प्लेट की तरफ देखा, अंडे बिल्कुल ठीक थे, काफ़ी ठंडे थे। उसके बिना पाए कहा, टोस्ट जला है। टोस्ट बस हल्का सा सुनहरा था। मेरे बेटे ने कुछ नहीं कहा, कुछ भी नहीं, वो बस मोबाइल स्क्रॉल करता रहा। मैंने कहा, मैं नया बना देता हूँ, और तभी मेरी बहू ने प्लेट उठाई और पूरा खाना कूड़ेदान में पलट दिया। अंडे, ब्रेड, सब कुछ, हाँ, नया बनाइए, और इस बार कचरा मत परोसिए। उस पल मेरे अंदर कुछ ठंडा उतर गया, गुस्सा नहीं, उससे भी शांत, एक साफ सा एहसास कि यह सिर्फ बुरा व्यवहार नहीं है, ये एक सिस्टम है, और मैं इस सिस्टम में रोज छोटा किया जा रहा हूँ। मैंने दोबारा सब बनाया, परफेक्ट। इस बार वो चुपचाप खा गई, जैसे मेरी मेहनत का धन्यवाद उसकी औकात से बाहर हो। नाश्ते के बाद उसने एक कागज़ मेरे सामने फेंका, यह आज की लिस्ट है, और डॉक्टर वो भूल जाइए। मैंने कागज़ खोला, 15 काम, बाथरूम, झाड़ू, 2 कारें, गैरेज, खिड़कियाँ, कपड़े, चमचे, और ना जाने क्या मेरे सामने डॉक्टर का नंबर था और घड़ी देख रही थी। मैं जानता था मुझे फिर से अपॉइंटमेंट बदलना पड़ेगा, और वही मेरे अंदर वो स्नैप हुआ, बिल्कुल हल्का, जैसे कोई तार बहुत खींच देने पर अचानक शांत हो जाए। मैंने वो लिस्ट मोड़कर अपनी जेब में रखी, और पहली बार 6 महीने के बाद मैं मुस्कुराया। मेरी बहू समझती थी मैं टूट चुका हूँ, मेरा बेटा समझता था मैं बस मैनेज कर लूँगा। बस यह सच था, मैं बस इंतज़ार कर रहा था कि मुझे साफ सबूत मिल जाए, और सबूत मेरे घर में ही घूम रहा था। उस दिन मेरे सारे काम वैसे ही किए जैसे वह चाहती थी, मगर मेरा दिमाग कामों में नहीं था, मेरा दिमाग योजना में था। मुझे याद आया, 3 महीने पहले मेरे बेटे ने मुझसे पैसे मांगे थे, इमरजेंसी है पापा, मैंने दे दिए।
क्योंकि पिता का दिल जल्दी भरोसा कर लेता है। 2 हफ्ते बाद मैंने उसे किसी दोस्त से हंस कर बात करते सुना। क्लब में मेंबरशिप ले ली। नेटवर्किंग है यार, मेरे पैसों से नेटवर्किंग। मेरी बहू ने उसी हफ्ते एक पार्टी रखी थी अपने दोस्तों के लिए। घर में सजावट, एक्सपेंसिव खाना और मेरी तरफ सिर्फ इतना आप बस सर्व कर दीजिए। और फिर मेरा जन्मदिन आया। उस दिन सुबह घर खाली था। कोई कार्ड नहीं, कोई मिठाई नहीं, कोई हैप्पी बर्थडे नहीं। शाम को वह लौटे तो मेरा बेटा बोला, अरे आज क्या था? मेरी बहू ने बस आंखें घुमा दी। और 1 हफ्ते बाद उसी ने घर में मेरी बहू का जन्मदिन ऐसे मनाया गया जैसे कोई फिल्मी अवार्ड फंक्शन हो। वो सब याद करते करते मैं थक गया था, पर असली चोट 2 महीने पहले लगी थी। मेरी बहू ने कुछ अमीर दोस्तों को डिनर पर बुलाया। मैंने खाना बनाया, मैं ही सर्व करता रहा और मैं ही किचन साफ कर रहा था। मैं प्लेटें लेकर किचन से निकल ही रहा था कि मैंने उसे कहते सुना, हमारे यहाँ लाइव इन हेल्प है, फ्री में काम करते हैं, पति के पापा है तो क्या बोझ बोझ होता है। सब हंस दिए। वो हंसी मेरे कानों में अटक गई थी। उस रात के बाद मैं से समझ गया था कि सिर्फ घर का मामला नहीं है, यह मेरी इज्जत का मामला है। रात को मेरी नातिन मेरे कमरे में आई, धीरे से डरी हुई, दादू मुझे आपसे बात करनी है। मैंने कहा, हाँ बेटा बोल। उसने अपना फ़ोन निकाला। मम्मी का टैबलेट खुला रह गया था। मैं जानबूझकर नहीं देख रही थी, लेकिन मैंने कुछ मैसेज देखे और मैं डर गई। उसके हाथ कांप रहे थे। उसने स्क्रीन मेरी तरफ कर दी। व्हाट्सएप के स्क्रीनशॉट। मेरी बहू किसी रियल टेस्ट एजेंट को लिख रही थी, घर का पेपर तैयार रखो, जैसे ही वो मतलब जैसे ही सिचुएशन क्लियर हो जाए हम लिस्ट करेंगे। अगला मैसेज, किसी दोस्तों को उसके काम करवाओ, दिल की बीमारी है ना, ज़्यादा मेहनत प्रकृति अपना काम कर देगी। फिर घर हमारा। मैंने 2 बार पढ़ा, 3 बार। मेरे पेट में बर्फ उतर आई। मेरी बहू सिर्फ मुझे नीचा नहीं दिखा रही थी, वो मेरे गिरने का इंतजार कर रही थी। मेरे नातिन की आंखों में आंसू थे। दादू सॉरी, मैंने आपको दुख दे दिया। मैंने उसे गले लगाया। नहीं बेटा, तुमने मुझे बचाया है। फिर मैंने बहुत धीमे से कहा, यह बात किसी को मत बताना, अभी नहीं। उसने सिर हिलाया। उस रात मैं देर तक जागता रहा। मैंने एक फैसला किया, अब मैं गुस्से में कुछ नहीं करूँगा, मैं शोर नहीं करूँगा, मैं सबूत इकट्ठा करूँगा और फिर वो सीमा खींचूंगा जिसे कोई पार नहीं करेगा। मैंने 2 कॉल किए। पहला मेरे सबसे पुराने भरोसेमंद आदमी को जो मेरे काम को मेरे जैसा ही जानता है। दूसरा एक ऐसे वकील को जो कागजों की भाषा में इज्जत लिखना जानता है। और अगली सुबह जब मेरी बहू फिर दरवाज़ा पीटने आई, मैं पहले से जाग रहा था। फ़ोन मेरे जेब में रिकॉर्डिंग पर था। वो बोली, फर्श गंदा है, आपको समझ नहीं आता? मैंने कहा, जी। वो बोली, मेरी ड्राई क्लीनिंग अभी लानी है। मैंने कहा, जी। बाहर से मैं वही कमज़ोर बूढ़ा दिख रहा था, पर अंदर में हर शब्द जमा कर रहा था। लिस के फोटो की रिकॉर्डिंग, तानों का सबूत। और उसी बीच मेरी बहू ने शनिवार की रात का ऐलान कर दिया, मेरा बर्थडे डिनर एकदम क्लास में होना चाहिए, हम एक प्रीमियम जगह जा रहे हैं। उसने नाम लिया, एक ऐसा रेस्टोरेंट जिसे दिल्ली एनसीआर में लोग थिएटर समझते हैं, पर वो यह नहीं जानती थी कि उस जगह का असली मालिक कौन है। मैंने बस हल्की सी मुस्कान दबाई और मन ही मन कहा, शनिवार को तुम्हें लोग क्या कहेंगे का असली मतलब समझ आएगा, क्योंकि उस रात मैं चुप नहीं रहूँगा, मैं बस सच बोलूँगा। पर सच सबसे महंगा होता है। मैंने उस शनिवार से पहले के 5 दिन ऐसे जैसे मैं 2 जिंदगियाँ के साथ साथ जी रहा हूँ। एक जिंदगी वही पुरानी सुबह के लिए ताने चुप रहना, अपने ही घर में काम वाला बनकर रहना। दूसरी जिंदगी बिल्कुल नई, सबूत जमा करना, कागजों को सही जगह रखना और हर कदम सोच कर रखना, ताकि बाद में कोई कह ना सके कि मैं ड्रामा कर रहा था। मैंने एक बात तय कर ली थी, मैं बदला नहीं लूँगा, मैं बस अपने लिए एक साफ सीमा खींचूंगा और जो भी उस सीमा को तोड़ेगा उसे परिणाम झेलने होंगे, कानून के भीतर, सम्मान के भीतर और सच के भीतर। अगले दिन सुबह मैंने जानबूझकर अपनी सांस थोड़ी भारी रखी। बहू किचन में आई तो बोली, वो फिर से शुरू हो गया। मैंने उसके सामने कोई कमजोरी नहीं दिखाई, मैंने बस कहा, आज अस्पताल जाना जरूरी है। वो हंसी, ऐसी हंसी जैसे किसी को गिरते देखना उसे पसंद हो। मेरा शेड्यूल मत बिगाड़िए, ड्राइवर को मॉल जाना है। मैंने उसी पल अपने बेटे की तरफ देखा, वो पास ही बैठा था, टी शर्ट में। फ़ोन पर मैंने बस एक लाइन कही, तू चल बेटा, मैं अकेला नहीं जाऊंगा। उसने पहली बार ऊपर देखा, 2 सेकंड, फिर नज़र झुका ली। पापा आज मीटिंग है, आप उबर कर लो।
बस इतनी आसानी से मैंने सिर हिलाया। ठीक है, मैं उस दिन अस्पताल नहीं गया, मैं एक दूसरे पते पर गया। नोएडा की एक शान सी बिल्डिंग में तीसरी मंजिल पर, जहां दरवाजे के बाहर नेम प्लेट पर लिखा था एडवोकेट ए मेहरा। मैंने अंदर कदम रखा तो रिसेप्शन पर बैठी लड़की ने पूछा अपॉइंटमेंट। मैंने अपना नाम कहा, उसने बिना कुछ पूछे मुझे अंदर भेज दिया। यही तो फर्क होता है, जब कोई आपको पहचानता है तो आपको साबित नहीं करना पड़ता कि आप कौन है। वकील मेहरा ने मुझे देखा, खड़े हुए हाथ मिलाया। सर बैठिए, मैंने आपके मैनेजर से बात की थी, आप परेशान मत हो, हम एक एक चीज साफ करेंगे। उनकी आवाज में नाटक नहीं था, सिर्फ ठंडा भरोसा। मैंने जेब से वो मुड़ी हुई लिस्ट निकाली, फिर नातिन ने स्क्रीनशॉट, फिर कुछ ऐसी छोटी छोटी रिकॉर्डिंग जिसमें बहू की आवाज़ साफ थी। आप मुफ्त में रहते हैं, काम कीजिए, बोझ तो बोझ होता है। मेहरा ने सब ध्यान से देखा, एक एक शब्द। फिर उन्होंने धीमे से कहा, सर यह सिर्फ बदतमीजी नहीं है, यह हरासमेंट और प्रॉपर्टी गैप इंटेंट की तरफ जा रहा है। और क्योंकि आप सीनियर सिटीजन है, कुछ राउंड्स ऐसे जो कोर्ट के चक्कर कम कर देते हैं। मेरे सिर हिलाया, मुझे लड़ाई नहीं चाहिए, मुझे बस शांति चाहिए। मेहराम ने कुर्सी को पीछे दिखते हुए कहा, शांति बाउंड्रीज से आती है और बाउंड्रीज लिखित होती है, प्रूफ वाली होती है। उन्होंने एक कागज पर 3 हेडिंग्स बनाए, रेजिडेंस, मनी, रेप्यूटेशन। फिर बोले, पहला, आप इस घर में किस आधार पर रह रहे हैं? घर आपके नाम है या बेटे बहू के? मैंने कहा, घर मेरे नाम है, मेरी पत्नी के जाने के बाद सारे कागज मेरे ही नाम ट्रांसफर हुए थे, रजिस्ट्री, म्यूटेशन, सब। वो मुस्कुराए। गुड। दूसरा, आपकी हेल्थ और डिग्निटी। तीसरा, आपकी एड्रेस, बैंक, इन्वेस्टमेंट, लोकर, नॉमिनी, केवाईसी, पेन, आधार लिंकिंग, सब सिक्योर होना चाहिए। मैंने एक गहरी सांस ली। मेरी बहू बहुत चालाक है, वो सब कुछ ऐसे करेगी कि बाहर वालों को लगे कि मैं ही गलत हूँ। मेहरा ने तुरंत कहा, इसलिए हम कहानी नहीं, एविडेंस पेश करेंगे और हम आपकी रेपुटेशन को भी संभालेंगे, क्योंकि ऐसी बहुएं लोग क्या कहेंगे को हथियार बनाती है। उसने दराज से एक फाइल निकाली, हरा रंग, बिल्कुल वैसे जैसी मेरे मन में पिछले हुए कुछ दिनों से घूम रही थी। सर, यह हमारी प्लान फाइल है, इसमें स्टेप होंगे, पहले एसेट सिक्योर, फिर फॉर्मल नोटिस, फिर सेफ्टी। मैंने उस ग्रीन फाइल को हाथ में लिया तो मुझे पहली बार लगा मैं अकेला नहीं हूँ। मैंने पूछा, घर के लिए क्या होगा? मेहरा ने साफ शब्दों में कहा, सर मैं आपको लीगल एडवाइस की तरह नहीं, स्टोरी की तरह बता रहा हूँ। आप सीनियर सिटीजन है और घर आपका है। ऐसे मामलों में कई बार अथॉरिटी ट्राइबल रूट से रिलीफ मिलता है, लेकिन हम जो भी करेंगे सही प्रक्रिया से करेंगे। पहला कदम, आपका मेडिकल रिकॉर्ड और हेरेसमेंट प्रूफ रेडी। दूसरा, एक फॉर्मल नोटिस जिससे बाद में कोई यह ना कह सके कि आपने अचानक निकाल दिया। तीसरा, अगर सिचुएशन वर्जन हो तो प्रोटेक्शन रूट में से हल्का सा सिर हिलाया और मेरा बेटा मेहरा ने एक सेकंड रुककर कहा, बेटा भावनाओं का हिस्सा है, लेकिन केस में वह पार्टी बन सकता है, इसलिए वर्ड्स बहुत संभल कर। मैंने वही तय कर लिया, मैं अपने बेटे को भी शर्मिंदा नहीं करूंगा, मैं उसे जगाऊंगा अगर वह जाग सकता है। मेहरा ने रिसेप्शन को बुलाया, सीए रुचि को कॉल करिए। कुछ देर बाद एक महिला आई, सरल, प्रोफेशनल, हाथ में टेबलेट। सर, मैं रुचि, आपके मैनेजर ने ब्रीफ किया। उसने मेरे सामने एक चेक लिस्ट रख दी, बैंक अकाउंट, फिक्स डिपॉजिट, नॉमिनीज, रोकर, ऑपरेशंस, ऑनलाइन बैंकिंग, एक्सेस, यूपीआई लिमिट्स, क्रेडिट कार्ड, इंश्योरेंस बेनिफिट्स, प्रॉपर्टीज टैक्स, लॉन्चेस, सोसाइटी मैनेटर्स पार्टल। मैंने उसकी तरफ देखा, इतनी सारी चीज। वो मुस्कुराई, सर आजकल फैमिली फाइट्स में से पैसे पहले एक्सेस चलता है, पासवर्ड, ओटीपी, केवाईसी, नॉमिनी, यही खेल होता है। यह उस दिन हम 3 घंटे बैठे, मैंने अपने सारे अकाउंट्स की डिटेल नहीं बताई, लेकिन मैंने उसे अथॉरिटी दी कि वो ऑडिट करके कमजोर जगह ढूंढे। मेहरा ने बीच बीच में रुक कर कहा, सर एक बात, आप घर में किसी के डिस्कस मत कीजिए और कोई न्यू सिग्नेचर, कोई ब्लैक पेपर, कुछ भी साइन मत करिए। मैंने मन ही मन सोचा, मेरी बहू तो ऐसे ही पेपर देती रहती है, कभी सिर्फ एक्नोलॉजमेंट, कभी कुरियर रिसीव, कभी सोसाइटी फॉर्म। अब मैं समझ गया था यह सब जाल भी हो सकता है। मैं बाहर निकला तो शाम हो चुकी थी। नोएडा की ठंडी हवा में हल्की धुंध थी। मैंने अपने मैनेजर को कॉल किया, सुनो शनिवार वाली रात। वो तुरंत बोला, सर सब रेडी रहेगा, स्टाफ भी और सिक्योरिटी भी। मैंने कहा, कुछ भी व्यंग नहीं चाहिए, किसी भी कंसल्ट नहीं, बस जस्ट जो वो बोला। अंडरस्टूड सर। घर लौटते वक्त मैं जानबूझकर उबर से आया
ताकि बहू को ये लगे मैं हेल्पलेस हूँ। मैंने घर में कदम रखा तो बहू ने बिना देखे कहा, इतनी देर कहाँ थे? मैंने शांत स्वर में कहा, घूमने गया था। वो चौंकी, आप घूमने? उसकी आवाज़ में एक छिपा हुआ डर था, क्योंकि वह चाहती थी कि मैं सिर्फ घर के भीतर ही रहूं। सीमित, कमजोर उसकी आंखों के सामने उस रात मैंने अपने कमरे में दरवाज़ा बंद किया और अपने नातिन को मैसेज किया, जो स्क्रीनशॉट तुमने भेजे थे उनको एक जगह सुरक्षित रखो और किसी को मत बताना। उसने रिप्लाई दिया, दादू मैं आपके साथ हूँ। बस इतना पढ़कर मेरे गले में कुछ अटक गया। अगली सुबह बहू ने फिर किचन में अपना शोर शुरू किया। इस बार उसने अपने दोस्तों के नाम लेकर धमकी दी, सेट्रेड और इतने बड़े लोग होंगे, अगर आपके कोई बेइज्जती कर दी ना तो याद रखिए सोसाइटी में किसकी क्या इमेज है, मैं सब बता दूंगी। मैंने पहली बार उसकी आंखों में देखकर कहा, इमेज सच से नहीं टूटती। वो भड़क गई, आप मुझे सिखा रहे हैं? मैंने बस कहा कि मैं खुद को याद दिला रहा हूँ और मैं चुपचाप बाहर चला गया। उस दिन मेरे मैनेजर ने मेरे लिए एक एनवलप भेजा, बिल्कुल सादा, बिना किसी लोगों में के उसके छोटा कार्ड था, सर ए सेक्रेड नाइट प्रोटोकॉल। उसमें 3 बातें लिखी थी, नो साउंडिंग, नो पब्लिक ह्यूमिलिएशन, ओनली फैक्ट, लेट देम स्पीक फर्स्ट। मैं मुस्कुरा दिया। मेरे भीतर का गुस्सा अब धैर्य में बदल चुका था, और धैर्य सबसे खतरनाक चीज है जब सामने वाला आपको कमजोर समझ रहा हो। फ्राइडे को मेरी बहू घर में शॉपिंग बैग के साथ लौटी, नए कपड़े, नई हील्स, नया परफ्यूम और आवाज़ में वही घमंड। सैटरडे को मैं सबको दिखा दूंगी कि मैं कौन हूँ। हम मेरे दोनों बेटे ने हंसकर कहा, बिल्कुल बेबी। मैंने यह बेबी सुना तो मेरे अंदर कुछ चुभा, क्योंकि कभी यही बेटा मुझे पापा आप ही मेरे हीरो हो कहता था, अब वह अपने घर में बने इसे जहर का हिस्सा बन चुका था। फ्राइडे नाइट को मेरी नातिन फिर मेरे कमरे में आई। उनके हाथ में एक छोटा पेन ड्राइव था। दादू मैंने एक और चीज़ देखी, उसने धीमे से कहा। मम्मी ने किसी को कॉल किया था, मैंने रिकॉर्ड कर लिया। वह कह रही थी सैटरडे को आपको ऐसा फील कराएगी कि आप खुद ही वहाँ से उठकर निकल जाए। मेरे हाथ ठंडे हो गए। और वह यह भी कह रही थी कि अगर आप रिएक्ट कर देंगे तो यह वीडियो बनाकर कह देगी कि आपने उसे थ्रेटन किया। मैंने पेन ड्राइव लिया, मेरे अंदर कोई डर नहीं आया, मुझसे बस क्लैरिटी आई। यह लड़ाई कौन ज्यादा सीखेगा कि नहीं थी, यह लड़ाई कौन ज्यादा साफ रहेगा कि थी। सैटरडे की सुबह मैं जल्दी उठ गया। मैंने कोई ड्रामा नहीं किया। मैंने शान से नहाया, कपड़े पहने, अपनी पुरानी घड़ी पहनी, वही जो मेरी पत्नी ने मेरी 40वीं सालगिरह पर दी थी। मैंने मिरर में खुद को देखा। चेहरे पर उम्र थी, लेकिन आंखों में वो आदमी वापस आ रहा था जो कभी इस घर की रीढ़ था। नीचे नाश्ते की टेबल पर बहू ने फिर ताना मारा, आज आप प्रॉपर रहिएगा, वहाँ जाकर कहीं फटा पुराना मत लगना, मेरा स्टेटस खराब होगा। मैंने कहा, मैं तुम्हारा स्टेटस नहीं हूँ। वो हंसी, आप खुद को बहुत समझते हैं। मैंने कहा, मैं खुद को बस याद करा रहा हूँ। शाम होते होते घर में धमाधमी शुरू हो गई। बहू ने मेकअप रूम बना लिया था, मेरे बेटे ने परफ्यूम लगाया, हेयर सेट किया। नातिन और नाती दोनों चुप थे। वो मेरी तरफ देखते फिर नजरें हटा लेते, जैसे उन्हें डर हो कि कहीं उनकी आंखों से सच्चाई बाहर ना निकल जाए। कार में बैठने से पहले बहू ने मेरे कपड़े को ऊपर से नीचे तक देखा। आप साथ चल रहे हैं? मैंने कहा, हाँ इनवाइट तो था ना। वो मुड़ी और मेरे बेटे से बोली, देखो यह अभी भी अटेंशन चाहता है। मेरे बेटे ने ऑकवर्ड हंसी, पापा बस वहाँ सीन मत करना। मैंने हल्की सी मुस्कान दी, सीन नहीं बेटा, मैं तो बस खाना खाने जा रहा हूँ। इस तरह पहुँचते ही मेरे भीतर एक पुरानी याद जागी। यह जगह मेरी मेहनत का एक हिस्सा थी। यह समय था जब मैंने इस ब्रांड को जमीन से उठते देखा था। मैं बाहर से ही समझ गया, आज नाइट पैक्ड है। बुलेट लाइन रिसेप्शन पर क्राउड, अंदर सॉफ्ट गोल्ड लाइट्स, लाइव म्यूजिक और सबसे आगे मेरी बहू, जैसे कमरे के लिए चल रही हो। वो अंदर गई। होस्ट ने स्माइल किया, वेलकम मैम, रिजर्वेशन। बहू ने अपना नाम बताया। होस्ट ने सिस्टम देखा, फिर सिर हिलाया, यस मैम, टेबल इज रेडी। और फिर उसने मेरी तरफ देखा। मेरे पुराने चेहरे को पहचानने में उसे 1 सेकंड लगा, बस 1 सेकंड। उसकी आंखें बड़ी हुई। वह बहुत प्रोफेशनल स्माइल करने बोला, गुड इवनिंग सर। मेरी बहू ने तुरंत पलट कर देखा। उसकी आंखों में वो सवाल था, सर किसको? सर, होस्ट ने फिर कहा, थोड़ा और सम्मान से, सर योर यूजुअल कॉर्नर टेबल। मेरे सिर हिलाया। बहू का चेहरा फीका पड़ गया, लेकिन उसने खुद को संभाल लिया, क्योंकि उसके फ्रेंड आ चुके थे। उनके साथ लाफ्टर, सेल्फीज, परफ्यूम, पूरा शोर शुरू हो गया।
टेबल पर बैठते ही बहू ने पहला तीर मारा। उसने वेटर को बुलाया और लाउड आवाज में बोली, एक्सक्यूज मी, यह पर्सन हमारे साथ नहीं है, यह बस कंफ्यूज होकर आ गया है। उसने मुझे ऐसे दिखाया जैसे मैं कोई अनजान बूढ़ा हूँ। वेटर ने मेरी तरफ देखा, फिर तुरंत कहा, मैम सर इज विद अस। बहू ने आईब्रोज उठाई। विद अस किस सेंस में? वेटर ने कुछ नहीं कहा, बस बायोलॉजिकली स्माइल किया और चला गया। मेरे बहू का चेहरा उतर गया। उसने मेरे कान के पास कहा, पापा क्या चल रहा है? मैंने सॉफ्टली कहा, बस देखते रहो। बहू के दोस्त टेबल पर बैठे, उनमें से एक ने मेरी तरफ देखकर कहा, अंकल आप? बहू ने तुरंत जवाब दिया, ही इज यू नो फैमिली, थोड़ा ओल्ड फैशन, डोंट माइंड। फिर उसने वाइन ऑर्डर किया सबके लिए, मेरे लिए अभी। मैंने ग्लास नहीं उठाया। बहू ने आइन रोल की। देखिए यहाँ क्लासी लोग हैं, आप ऑकवर्ड मत करिए। मैंने कहा, मैं ऑकवर्ड नहीं हूँ। उसने ग्लास उठाया और एक एसआई पी लिया। फिर उसने आवाज ऊंची कर दी, एक्सक्यूजली लेट मी बी ऑनेस्ट, दिस मैन एक्ट्स लाइक ही ओन एवरीथिंग, बट रियलिटी यह है कि यह हमारे घर में बस रहने आए हैं फ्री में। उसके दोस्त हंसे। किसी ने कहा, वाह, किसी ने कहा, दैट्स सैड। मेरे बेटे ने एक बार भी नहीं रोका, एक बार भी नहीं कहा, बस। और तब मेरी बहू ने वह किया जिसकी वह प्लानिंग कर रही थी। उसने अपना वाइन ग्लास उठाया और मुझे देखकर बोली, आपको शर्म नहीं आती? मैंने पूछा, किस बात की? वो चिल्लाई, हमारे पैसे पर जीते हो। और फिर उसके पूरा वाइन मेरी तरफ उछाल दिया, ठीक मेरे चेहरे पर, मेरे कपड़ों पर, मेरे गले पर। हॉल में वही सन्नाटा। मेरे बेटे की आंखें फैल गई। बहू के दोस्त शौक में थे, लेकिन उनमें से कुछ के चेहरे पर मजा भी था, क्योंकि रिच सर्कल में ड्रामा भी एंटरटेनमेंट होता है। मैंने नैपकिन उठाया, धीरे धीरे चेहरा पोंछा और शांति से अपनी कुर्सी पीछे की। मेरी बहू ने उसी पल अपना फोन उठा लिया। कैमरा ऑन। मैंने देख लिया। वो चाहती थी कि मैं गुस्से में कुछ बोलूं, उठूं, हाथ हिलाऊं और वो वीडियो बनाकर मुझे विलेन बना दे। मैंने कुछ नहीं किया, मैं बस खड़ा हुआ और उसी समय दूर से एक आदमी तेज कदमों से आया। ब्लैक सूट, ईयरपीस, कॉन्फिडेंट वॉक, रेस्टोरेंट का जनरल मैनेजर। वो सीधे हमारी टेबल पर आया और पहले मेरी बहू को नहीं, मुझे देखकर झुका। गुड इवनिंग सर, आर यू ओके? मेरी बहू के हाथ से फोन लगभग गिर गया। व्हाट इज दिस, यू नो हिम? मैनेजर ने काम वॉइस में कहा, मैम प्लीज लो योर वॉइस। सर, इस बहू ने काट दिया, सर इज व्हाट यू आर कॉलिंग हिम सर, ही इज नोबडी, ही इज अ बेकर। मैनेजर के चेहरे पर पहली बार शक्ति आई। वो एक कदम आगे आया और बहुत साफ शब्दों में बोला, मैम दिस सर इज अ चेयरमैन ऑफ दिस रेस्टोरेंट ग्रुप। मेरे बेटे ने कुर्सी से पीछे हाथ रखकर खुद को संभाला। बहू के दोस्त की आंखें गोल हो गई और बहू की आवाज जैसे गले में फंस गई। वो हकलाने लगी, नो नो, दिस इज अ जोक, लिव इन आवर हाउस। ही मैनेजर ने धीरे धीरे से मेरे सामने एक प्लेट पूरी तरह ब्लैक फोल्डर रखा, बिल्कुल वैसा ही जैसे हमने प्लान किया था, ताकि कोई रीडेबल डॉक्यूमेंट इशू ना बने, लेकिन सिंबल्स साफ रहे। फिर उसने स्टाफ को इशारा किया तो सिक्योरिटी पर्सनल क्वालिटी पास आ गए। मैनेजर ने बहू की तरफ देखा, मैम यू जस्ट असोल्टेड आवर चेयरमैन, वी हैव सीसीटीवी एंड यूवर रिकॉर्डिंग, वी इंटेंड टू क्रिएट अ कॉल नैरेटिव। बहू की आंखों में अब डर था, सच्चा डर। वो तुरंत मेरे बेटे की तरफ मुड़ी। टेल देम ही इज लंग। मेरे बेटे के होठ कांप रहे थे। उसकी जुबान पर शब्द नहीं थे, क्योंकि पहली बार वह देख रहा था जिस आदमी को वो कमजोर समझ रहा था, वो अब कमजोर नहीं है। मैनेजर ने मेरी तरफ देखते हुए पूछा, सर शुड आई कॉल द पुलिस और डू यू वांट टू हैंडल दिस प्राइवेटली? मैंने एक सेकंड के लिए हॉल को देखा, लोगों के चेहरे, लोग क्या कहेंगे। यह बहू का हथियार था। अब वही हथियार उसकी तरफ घूम चुका था। मैंने धीमे से कहा, अभी नहीं। मैनेजर ने सिर झुकाया, एज यू विश सर। और फिर उसने रिसेप्शनिस्ट को इशारा किया, ब्रिंग द बिल, एंटायर टेबल बिल। बहू ने राहत की सांस ली, जैसे वो सोच रही हो कि बिल देकर सब संभल जाएगा। वो जल्दी जल्दी बोली, हाँ बिल ले आओ, मैं पे कर दूंगी। आई एम अ प्रीमियम कस्टमर हियर। मैनेजर ने उसके शब्द सुने, फिर शांति से कहा, मैम द बिल विल बी इश्यू बट नॉट टू यू। बहू का चेहरा फिर सफेद पड़ गया, नॉट टू मी, देन टू दू। मैनेजर ने मेरी तरफ देखा और मैंने पहली बार उस रात अपनी आवाज़ को थोड़ा सा ऊंचा किया, बस इतना कि टेबल के लोग सुन सके। बिल घर वालों का हो जाए। मेरी बहू ने जैसे बिजली खाई। क्या मतलब? मैंने उसकी आंखों में देखकर कहा,
जिस घर में तुम मुझे फ्री कहती हो उसी घर का हिसाब आज से शुरू होगा। और तभी मेरे मैनेजर ने मेरे फ़ोन पर एक मैसेज भेजा, सर योर लॉयर इज़ ऑन स्टैंड बाय, इफ़ यू सेवी सर्वधन नोटिस टाउ। मैंने स्क्रीन नहीं दिखाई, बस पॉकेट में फ़ोन को महसूस किया। मेरी बहू ने धबक कर कहा, यू कांट डू दिस इन पब्लिक। मैंने शांत स्वर में कहा, मैं पब्लिक में कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं बस सच के साथ खड़ा हूँ। मैनेजर ने एक एनवोलेप उठाया, सादा, कोई लोगो नहीं, कोई टेक्स्ट विजिबल नहीं, बस एक सील। उसने मेरे सामने रखा और कहा, सर वेन एवर यू वांट। मैंने एनवोलेप को देखा और उसी पल मेरी बहू ने वो आखिरी चाल चली। वह अचानक रोने लगी, बिल्कुल तेज, थिएट्रिकल और लाउड वॉइस में बोली, देखो यह मुझे फंसा रहे हैं, यह बूढ़ा आदमी मुझे बदनाम करना चाहता है। मैंने तो बस उसकी आवाज़ और आंसू सब परफॉर्मेंस था, लेकिन इस बार ऑडियंस बदल चुकी थी। अब लोग उसे देख रहे थे, मुझे नहीं। मेरे बेटे ने पहली बार धीरे से कहा, रिया स्टॉप। बहू ने उसे घूरा, यू आर टेकिंग अ साइड। और फिर वो मेरी तरफ मुड़ी, आंखों में जर और डर साथ साथ। आपने मेरे साथ यह किया। मैंने बहुत सॉफ्टली कहा, नहीं, तुमने यह खुद किया। मैनेजर ने फिर पूछा, सर शुड बी प्रोसीड। मैंने एक गहरी सांस ली और अनलॉक पर उंगली रख दी, क्योंकि जैसे ही मैं उसे उठाऊंगा आज रात सिर्फ रास्ता नहीं बदलेगा, घर की चुप्पी भी टूट जाएगी। और अगले कुछ मिनटों में मेरे बेटे को तय करना होगा कि वह पति है, पिता है, या फिर अब भी सिर्फ दर्शक है। मैंने एनवोलेप उठाया और उसी पल बहू ने चीख कर कहा, अगर आपने यह खोला तो मैं अभी सबके सामने यह वीडियो चला दूंगी जिसमें आपने मुझे उसके वाक्य पूरा किया, क्योंकि मैनेजर ने उसका फ़ोन अपने स्टाफ से साइलेंटली ले लिया था। और बहू की आंखें अब सचमुच काँप रही थी। मैंने एनवोलेप को धीरे से टेबल पर रखा और बोला, ठीक है, चलो आज सबके सामने नहीं, आज घर पर। बहू के दोस्त उठने लगे, हॉल में फुसफुसाहटें फैल गई और मेरा बेटा मेरी तरफ देख रहा था जैसे पहली बार मुझे देख रहा हो। मैंने उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, घर चल। और जैसे ही हम बाहर की तरफ बढ़े, मेरे मैनेजर ने मेरे कान पर पास आकर धीमे से बोला, सर वन मोर थिंग, योर डॉटर इन लॉ बुक्ड दिस डिनर यूजिंग द कार्ड लिंक टू योर ओल्ड अकाउंट। शी ट्राइड टू मेक इट लुक लाइक यू वर पेइंग। मैंने कदम रोक लिया, मेरी आंखें आधी बंद हुई। तो यही था उसका ट्रैप, सच्चाई को उल्टा करने का आखिरी जाल। मैंने धीरे से कहा, अच्छा। और उसी पल मेरे अंदर एक फैसला पूरा हुआ। अब यह सिर्फ इज्जत का मामला नहीं था, अब यह सबूत का खेल था और मैं इस खेल में तैयार था। हम घर लौटे तो रास्ते भर कार में एक भी शब्द नहीं निकला। दिल की एनआरसी रात ठंडी थी, शीशे के बाहर पीली स्ट्रीट लाइट भागती जा रही थी और अंदर एक अजीब सी खामोशी जमती जा रही थी। मेरे बहू पीछे वाली सीट पर बैठी थी, उनके हाथ खाली थे, फोन भी नहीं, घमंड भी नहीं। मेरे बेटे का चेहरा सफेद था, जैसे किसी ने उसके अंदर की नींद झकझोर कर दी हो। और मैं शांत था, क्योंकि जो तूफान लोगों को डराता है वो शोर नहीं करता, वो बस दिशा बदलता है। गेट पर गार्ड ने कार का नंबर देखा और सलाम किया। सोसाइटी के लिफ्ट में हम 4 लोग खड़े थे, मैं, मेरा बेटा, मेरी बहू और मेरी नातिन, जो नीचे से हमारे साथ आ गई थी। वो मेरे पास खड़ी थी, आंखों में डर भी था और भरोसा भी। लिफ्ट के शीशे में मैं अपने चेहरे को देख रहा था। वाइन की हल्की गंध अब भी कॉलर पर थी, लेकिन अंदर कोई गंध नहीं थी, सिर्फ साफ फैसला। घर का दरवाजा खुला, बहू ने जूते उतारे नहीं, सीधा अंदर घुसकर बोली, अब क्या, अब आप हमें निकाल देंगे, आपकी ईगो सेटिस्फाई। मेरे बेटे ने धीमे से कहा, रिया बस। बहू चिल्लाई, नो, अब मैं नहीं चुप रहूंगी, मैं सबको बता दूंगी कि यह आदमी कौन है, यह हमें कंट्रोल करता है। उसकी आवाज़ में वही पुराना हथियार था, डर पैदा करना और डर से वफादारी खरीदना। मैंने शांति से अपनी चाबी टेबल पर रखी, फिर मैंने पानी का गिलास लिया, एक घूंट पिया और धीरे से बोला, बैठो। बहू हंसी, आप अब आदेश देंगे? मैंने उसकी तरफ देखा, मेरी नज़र में गुस्सा नहीं था, बस सच्चाई थी। नहीं, आज आदेश नहीं, आज नियम। मेरे बेटे ने कुर्सी खींचकर बैठना चाहा, लेकिन उसके हाथ कांप रहे थे। नातिन भी बैठ गई। नाती अपने कमरे में दरवाजे के पीछे से झांक रहा था। मैंने उसकी तरफ देखा, आ जाओ बेटा, तुम भी। वो धीरे धीरे आया और सोफे के किनारे बैठ गया। मैंने एक पल रुक कर सबके चेहरे देखे और फिर मैंने वही किया जो मैं महीनों से नहीं कर पाया था। मैंने अपनी बात पूरी की। सबके पहले, यह घर मेरा है, यह बात किसी को भी नई नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन तुम लोगों ने इसे भूलने की कोशिश की। बहू ने तुरंत बोला,
तो बेटे का भी तो हक है। मैंने सिर हिलाया। हक का मतलब यह नहीं कि आप किसी को इंसान की तरह ट्रीट करना छोड़ दो। हक का मतलब जिम्मेदारी भी होता है। मेरे बेटे ने आंखें झुका ली। मैंने उसकी तरफ कहा, और यह बात तुम्हारे लिए है बेटा। वो हक लाया। पापा, मैं समझा नहीं। मुझे लगा आप एडजस्ट कर लेंगे। मैंने हल्की सांस ली। एडजस्ट करना और खुद कर जीना अलग होता है। बहू ने उंगली उठाकर कहा, मैंने आपको कुछ किया नहीं, आप ड्रामा कर रहे हैं। मेरी नातिन अचानक बोली, मम्मी बस। आप दादू के बारे में कैसी बातें कर रही थी? झूठ हमने देखा है। बहू तड़पी, तू मेरे खिलाफ जाएगी? नातिन रो पड़ी, मैं गलत के खिलाफ जाऊंगी। कमरे में सन्नाटा गिर गया। मैंने अपनी नातिन की तरफ देखा और अपने हाथ से उसे सिर पर हल्का सा थपकी दी। ठीक है, अब सुनो। मैंने टेबल पर एक सादा एनवलप रखा, वही जो रेस्टोरेंट में था। कोई लोगो नहीं, कोई रीडेबल कागज बाहर नहीं, बस सील। इसमें वकील की तरफ से नोटिस है। यह कोई धमकी नहीं, यह एक बाउंड्रीज है। बहू ने तुरंत उठाने की कोशिश की। मैं यह नहीं मानती, मैंने शांति से कहा। मानना या ना मानना तुम्हारा अधिकार है, लेकिन इस घर में रहना अब शर्तों पर होगा। मेरे बेटे ने घबरा कर कहा, पापा प्लीज बात मत बढ़ाइए। वो लोग, मैंने उसे बीच में रोका। लोग क्या कहेंगे? यही तो तुम्हारी कमजोरी बन गई है और यही रिया की ताकत। बहू ने दांत पीसे। मैंने आगे कहा, आज से 3 नियम। मैंने उंगलियों पर गिनना शुरू किया। पहला, मेरे कमरे, मेरे सामान, मेरे डॉक्यूमेंट, मेरे अकाउंट, किसी की पहुंच नहीं। कोई पेपर मुझे बिना पढ़े साइन नहीं करवाएगा। कोई ओटीपी, कोई पासवर्ड, कोई बैंक कॉल, कुछ नहीं। बहू ने ताना मारा, ओ तो आप हमें चोर कह रहे हैं? मैंने सीधे जवाब दिया, मैं तुम्हें कुछ नहीं कह रहा, मैं अपने लिए सुरक्षा बना रहा हूँ। मैंने दूसरा नियम बोला। दूसरा, इस घर में मेरी डिग्निटी पर कोई हमला नहीं करेगा। ताना, अपमान, भिखारी, बोझ, फ्री, यह शब्द आज से बंद। अगर कोई ऐसा करेगा तो उसी दिन लीगल प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। मेरे बेटे की आवाज़ निकली, पापा सॉरी। मैंने तीसरा नियम बोला। तीसरा, तुम दोनों के लिए एग्जिट प्लान। बहू चौंकी। क्या? मैंने शांत स्वर में कहा, तुम इस घर में रह सकती हो अगर सम्मान से रहोगी, लेकिन अगर तुम इसे जेल बनाओगे तो तुम्हें अलग रहना होगा। मैं तुम्हें सड़क पर नहीं छोड़ूंगा। मैं किराए का एक छोटा सा फ्लैट दिलवा दूंगा। 3 महीने का खर्च भी उठा लूंगा ताकि ट्रांजैक्शन हो सके, पर इस घर की चाबी अब मेरी शर्तों पर चलेगी। बहू का चेहरा लाल हो गया। आप हमें खरीद नहीं सकते। मैंने पहली बार अपनी आवाज़ को थोड़ा मजबूत किया। और तुम मुझे तोड़ नहीं सकती। मेरे बेटे ने सिर पकड़ लिया। यह सब इतना दूर कैसे चला गया? मैंने उसके पास बैठकर कहा, क्योंकि तूने बीच में खड़े होकर सही का साथ नहीं दिया। वो रो पड़ा। तो वो 40 साल के आदमी का रोना अलग होता है। उसमें बच्चे वाली मासूमियत नहीं होती, उसमें पछतावा होता है। पापा, मैं डर गया था घर टूट जाएगा। मैंने कहा, घर टूट गया था बेटा, बस तुम्हें आवाज़ सुनाई नहीं दी। बहू अचानक फिर रोने लगी, लेकिन इस बार उसकी आंखों में अभिनय कम था, घबराहट ज्यादा। आप मेरे खिलाफ सबको करेंगे, मेरी इमेज, मेरे पापा, मेरे रिश्तेदार। मैंने कहा, मैं तुम्हें पब्लिकली सेम नहीं करूँगा, मैं तुम्हें बर्बाद नहीं करूँगा, मैं बस बाउंड्रीज इन्फोर्स करूँगा। यह सुनकर वो कुछ सेकंड शांत हुई, फिर उसके अंदर का जहर वापस आया और रेस्तरां में आपके सबके सामने मुझे नीचा दिखाया। मैंने धीरे से कहा, नहीं, तुमने खुद को दिखाया, मैंने तो कुछ कहा भी नहीं। तुम्हारे शब्दों ने तुम्हारा चेहरा खोल दिया। नातिन ने झुककर कहा, मम्मी आपने दादू पर वाइन फेंकी, यह गलत था। बहू ने पलट कर कहा, चुप। मैंने हाथ उठाया, नहीं, आज कोई किसी को चुप नहीं कराएगा, आज सच बोलेगा। मैंने बहू की तरफ देखा, मैं तुम्हें एक मौका दे रहा हूँ, एक आखिरी, क्योंकि मैं तुम्हें दुश्मन नहीं मानता, मैं तुम्हें परिवार मानता हूँ, लेकिन ऐसा परिवार जो सीमा समझे। बहू ने आंखें दरे करी, और अगर मैं ना मानूं, मैंने कहा, तो फिर नियम लागू होगा और इसका मतलब है तुम्हें इस घर से जाना होगा। मेरे बेटे ने कांपती आवाज में कहा, रिया प्लीज बदल जाओ, हम गलत थे। बहू ने उसे देखा जैसे वो पहली बार समझ रही हो कि यह आदमी अब उसके कंट्रोल में नहीं है। वो धीरे से बैठ गई, उसकी सांस तेज थी। अब सच में मुझे निकाल दोगे? मैंने कहा, अगर तुम मुझे फिर अपमानित करोगी या इस घर को हथियार बनाओगी। हाँ, कुछ देर बाद सन्नाटा रहा। फिर नाती ने पहली बार बोला, मम्मी आपको दादू को सॉरी बोलना चाहिए। बहू ने उसे घोरा। नातिन डर कर भी नहीं हटाई। आपने गलत किया। मेरे अंदर कुछ नरम हुआ, क्योंकि जब बच्चे सही को पहचान लेते हैं तब उम्मीद बची रहती है। बहू की आंखें नीचे गई, उसने होठ हिले।
हाँ, आई एम सॉरी। वो शब्द छोटे थे लेकिन कमरे में भारी थे। मेरे बेटे ने जैसे राहत की सांस ली। नातिन रो दी। मैंने सिर हिलाया। ठीक है बहू, तूने तुरंत जोड़ दिया, लेकिन आप भी मुझे समझिए, मैं अकेली थी। सब प्रेशर स्टेटस फ्रेंड्स, मैंने उसे रोका नहीं। मैंने बस कहा प्रेशर हर किसी पर होता है, पर प्रेशर में भी इंसान चलता पाता है। चुप हो गई। मैंने धीरे से अनुलोप अपने तरफ खींचा। ये नोटिस अभी डिलीवर नहीं करूंगा, यह मेरी जेब में रहेगा, यह मेरी लिमिट है। तुम लोग अगर बदलोगे तो यह कागज कभी बाहर नहीं निकलेगा। मेरे बेटे ने जल्दी से कहा, मैं बदलूंगा पापा, मैं वादा करता हूँ। मैंने उसकी आंखों में देखा, वादा नहीं काम। मैंने कहा कल सुबह से दो चीजें होंगी। पहली, घर में रिस्पॉन्सिबिलिटीज बटेंगी। मैं कोई सर्वेंट नहीं, मैं बुजुर्ग हूँ, आराम मेरा अधिकार है। बहू ने धीरे से सिर हिलाया। दूसरी, तुम दोनों काउंसलिंग मेडिएशन के लिए चलोगे। कोई शर्म नहीं, फैमिली को बचाने का यही तरीका है। मेरे बेटे ने कहा हाँ। बहू ने कुछ सेकंड बाद कहा ठीक है। मैंने अपने कमरे की तरफ जाते हुए कहा और हाँ, मेरे हेल्थ चेकअप कल से शुरू, कोई रोक टोक नहीं। बहू ने धीमे से कहा मैं ड्राइवर से। मैंने पलट कर कहा नहीं, तुम नहीं, बेटा जाएगा। मेरे बेटे ने तुरंत कहा मैं चलूँगा पापा। उस रात में अपने कमरे में आया तो पहली बार लगा कि यह घर फिर से घर जैसा है। पूरी तरह ठीक नहीं हुआ था, पर सच सामने था, और सच के सामने झूठ ज़्यादा देर तक खड़ा नहीं रहता। मैंने खिड़की के बाहर सोसाइटी की लाइट देखी और अपने आप से कहा मैंने बदला नहीं लिया, मैंने अपने लिए जगह बनाई और सबसे कठिन काम किया, कहलवाहट छोड़ दी, लेकिन सीमाएं नहीं छोड़ी। सुबह मेरे नातिन चुपचाप मेरे पास आई। दादू, आप उन्हें माफ कर दोगे? मैंने उसके सिर पर हाथ रखा। माफ़ी का मतलब यह नहीं कि हम फिर से वही सहेंगे। माफ़ी का मतलब है हम अपने दिल को जहर से बचाते हैं, और सीमा का मतलब है हम अपनी ज़िंदगी को गलत से बचाते हैं। उसने धीरे से मुस्कुराया। आप सबसे स्ट्रोंग हो। मैंने कहा स्ट्रोंग नहीं बेटा, बस जाग गया हूँ। और अब मेरी कहानी का आखिरी सच सुनो। उस रात रेस्तरां में मैं असली लक्ष्य उन्हें नीचा दिखाना नहीं था। मेरा लक्ष्य था उन्हें दिखाना कि मैं कमज़ोर नहीं हूँ, ताकि वह मेरे गिरने का इंतज़ार करना बंद करे। क्योंकि जब लोग आपको कमज़ोर समझते हैं तब वह उससे खतरनाक होते हैं, और जब उन्हें पता चल जाता है कि आप जाग चुके हैं तब वह या तो बदलेंगे या दूर हो जाते हैं। अगर आपने यहाँ तक सुना है तो एक काम कीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में बताइए आप किस शहर से सुन रहे हो, और यह भी बताइए आपके हिसाब से मैंने सही किया या मुझे उसी रात पुलिस बुला लेनी चाहिए थी। आपकी राय पढ़कर मैं अगली कहानी में और भी सच्चाई के साथ लौटूंगी। धन्यवाद।